श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि बनेगा कानून और सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। क्या वाकई शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? मुझे दामिनी फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें वो कहता है कि अगर यहाँ कुछ मिला है तो वो है तारीख पर तारीख मिली है। हमारे देश में भी अगर कुछ है तो वो बने हैं सिर्फ कानून पर कानून ही बने हैं, लेकिन इंसाफ कितना मिलता है? क्योंकि कानून पहली बार नहीं बना है, कानून इससे पहले भी बने हैं, लगातार कानून बने हैं, पूरा संविधान बना है। संविधान में 150 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, उसके इतर तमाम कानून हैं, लेकिन क्या आम आदमी अब इंसाफ पा रहा है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। एनीवे, इतना कहने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिश जारी रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी और शायद यही कारण है कि सरकार इस पर लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये जो पेपर लीक का मामला है, चाहे किसी की भी सरकार हो, लगातार पेपर लीक होते रहते हैं और इससे युवाओं का, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ये किसी एक देश की बात नहीं है, सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ भी लगातार पेपर लीक होते रहते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, हिमाचल की बात करें, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है जहां पर ये माफ करिएगा, ये पेपर लीक ना होता हो। खैर, बात चल रही है नीट पेपर को लेकर के। नीट में लाखों परीक्षार्थी इसमें भाग लेते हैं और उनकी परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं। 2 बार से लीक हुई, जिसके बाद सरकार ने कड़े कायदे कानून बनाए थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। एक बार फिर से उसमें संशोधन बिल लाया गया है और उसमें बहस चल रही है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पिछला एक हफ्ता पूरा इसमें धुल गया था, सोमवार भी पूरा धुल गया था। मंगलवार को आज चर्चा 2 बजे शुरू हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने शिरकत किया। तो वहीं बिल पेश किया जितेंद्र, जो ऑलरेडी पहले पेश कर चुके हैं। बिल की रूपरेखा उन्होंने रखी और बांसुरी जी ने उस पर अपने कमेंट पास किए, उन्होंने उसकी खूबियां बताई। तो विपक्ष इसमें उस कमियां बता रहा है। अब सवाल यह है कि कानून फिर से बन गया है, उसमें संशोधन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद क्या ये शिक्षा व्यवस्था देश की सुधरेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं जो आज दिन भर लेकिन उससे पहले हम आपको जरा संसद ले चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी कि पेपर लीक करके
उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। An amendment to the earlier bill
Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए, और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी, और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। जी, परीक्षा के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। ये देश है हमारा, ये देश है वीर जवानों का। हम बात अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही करें तो यहाँ आपको जिस एग्ज़ाम सपोज करिए आपको वन विभाग का एक एग्ज़ाम देना है, लेकिन वन विभाग का एग्ज़ाम देने के पहले आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पीईटी पेट आपको देना पड़ेगा। अगर आपने पेट क्वालिफाई किया तो ही आप किसी विभाग की जो वैकेंसीज हैं उसमें शिरकत कर सकते हैं। यानी कि परीक्षा के लिए और परीक्षा, और इन सब के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा। पेट के लिए आप पैसा दीजिए, उसके बाद जब विभाग की परीक्षा होगी उसके लिए आप पैसा दीजिए, पैसा ही पैसा। पूरे देश का बजट मात्र 2.5% है एजुकेशन का, उस पर भी ये पूरा खर्च नहीं हो पाता है, और जो छात्रों से वसूला जाता है उसकी कोई गिनती नहीं है। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही थी, उन्होंने सदन के अंदर ये बात कही कि 1.32 लाख तो खाली नीट के एग्ज़ाम में बच्चों से ले लिया जाता है। बाकी जो परीक्षाएं होती हैं उनसे कितना पैसा वसूला जाता है ये वो माँ बाप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं, कानून बन रहा है, अब क्या समाधान निकलेगा, अब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं।
हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवेशेक सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवेशेक जी आपका। आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। आप नेता विनोद सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शांत प्रकाश जाटव भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता राकेश यादव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राकेश जी आपका भी बहुत खैर मकदम है। तो चलिए सबसे पहले जाटव जी को ही हम दे देते हैं कमान। जाटव जी बताइए, एक और कानून बन गया है, कानून पर कानून बनते जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ युवाओं और छात्रों को कब मिलेगा? शांत प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रदीप जी कानून नया नहीं बन रहा, कानून पुराना है, 2024 में ही हमने ही बनाया। जी और हमारे अलावा किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। जितने भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं सरकारों के, किसी ने कानून नहीं बनाया। और जो हमने 2024 में कानून बनाया, इसे और सख्त कर रहे हैं ताकि जो है कहीं भी किसी भी प्रकार की बेईमानी की गुंजाइश न रहे। खरीदने वाले की भी जिम्मेवारी होगी और बेचने वाले की भी जिम्मेवारी होगी, और दोनों को ही सख्त सजा का दंड भुगतना होगा यदि वो लिप्त होते हैं तो। इस प्रकार के पूरे मापदंड के साथ में ये बिल जो है उसको संशोधित किया जा रहा है, और कहीं भी 0% टॉलरेंस के साथ में कहीं कोई कमी ना रह जाए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए हमारी सरकार जो है इस बिल को लाई है, और आज मुझे लगता है कि ये पास हो जाएगा। 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार, जब हम सरकार में थे तो माननीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, वो लाए। और वो बिल नकल विरोधी विधेयक बिल जो था, वो समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, वह बताएं अपनी बारी में, इन्होंने उस बिल को खत्म कर दिया, मतलब जो है खारिज कर दिया 1994 में। और जो बच्चे, जो बच्चे मेहनत करके पास होते थे, वहां पर किताब हाथ में दे दी गई नकल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने। आज यही लोग नकल के विधेयक पर, जो अभी 3 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली में एजिटेशन हुआ छात्रों का, उसके बाद में कई चीजें तय हुई, और उसमें यह भी तय हुआ कि इससे जो बिल जो 2024 का था उसको और मजबूत किया जाएगा ताकि कहीं भी गुंजाइश ना रहे। आज वही लोग जो विपक्ष है, वो कल परसों दोनों दिन उन्होंने इसका विरोध किया। आखिर क्या कारण है? ये नकल विरोधी विधेयक जो है उसको मजबूत नहीं होने देना चाहते। उसके पीछे कारण साफ है। जो माफिया है, परीक्षा माफिया, सॉल्वर गैंग, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा पुष्ट किए गए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो विधेयक जो इसका कानून बना था, उसको खत्म करके किसको मजबूत किया? जाहिर सी बात है उसी गैंग को जो नकल कराने वाले माफिया थे, और उनको पुष्ट करने का काम ये विपक्ष जो है पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी भी हो रही है। राजनीति भी करनी है और उनका संरक्षण भी करना है। ठीक है, जो नकल माफिया देश में काबिज है। ठीक है, मतलब आपकी सरकार है और नकल माफियाओं को बढ़ावा दे रहा है विपक्ष, शायद यही कहना चाह रहे। प्रवेशेक सिंह जी बताइए भाई, ये जो आपने 70 साल तक देश पर राज किया है, जो आपने माफियाओं को बैठा रहा, उन्हीं को आप पोषित कर रहे हैं। नहीं, अगर 70 साल में माफिया ही को रखा गया है, पाला गया है, तो 12 साल से तो मोदी जी हैं, वो उन्होंने क्या किया माफियाओं को हटाने के लिए। रही बात दूसरी, ये पुराने जमाने में मतलब 70 साल पहले की बातें, नेहरू जी की बातें, गांधी जी की बातें, इंदिरा जी की बातें, ये लगातार चलती चली है। नकारा है आप तो उनको पुरानी बातें याद आ रही है क्या? और रही बात जो ऐसी सरकार जिसको अपने ही बनाए हुए कानूनों में बदलाव लाना पड़ता है 2 साल के अंदर, मतलब कि इनके पास जो अभी लोग थे वो क्या बदल गए? वो तो वही के वही है, प्रधानमंत्री वही है, सारे मंत्रालय वही है, सारे अफसरान वही है। तो इसका मतलब इनको खुद ही नहीं मालूम है कि इनको क्या करना था। तो 2 साल पहले जो कानून बना दिया था वो अब
खत्म हो गया, उसको बदलाव ला रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? यहीं पे आता है शिक्षा का फर्क, क्योंकि जो ऊपर स्थान पे बैठे हैं लोग, जो ऊपर बैठे हुए हैं नेता लोग, उनके दिमाग में सिर्फ वही एक चीज आती है, आरएसएस के हिसाब से उनको चलना है। पढ़ाई लिखाई उन्होंने कितनी की नहीं की इसका प्रमाण तो लोगों के पास है नहीं। खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री का तो आज तक पता नहीं है, तो उनको क्या मत फर्क पड़ता है कि लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े। अरे भाई प्रोफेसर सिंह जी एक बात सुन लीजिए, सवाल ये है ना, आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे की आज बात यह है कि पेपर लीक पर जो नया कानून बन रहा है उससे क्या पेपर लीक रुकेगा कि नहीं रुकेगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, मुद्दे की बात ये है। हम लोग अगर मुद्दे की बात पर हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बड़ा वेग हो जाता है और वही बातें रिपीट होती हैं बार बार। मुझे नहीं लगता जब तक ऊपर से जब सब चीजें सही तरीके से नहीं चलेंगी, लोग सही तरीके से नहीं चलेंगे, वो मौखिक रूप से एक बदलाव लाना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये खाली बता दिया इसमें दंड बढ़ गया, पैसे का फाइन बढ़ गया, लेकिन इसमें कड़ाई करने की जरूरत थी। जब अंदर से खोखली व्यवस्था बना के रखी सरकार ने, तो कहां से बदलाव आ जाएगा? नहीं जब आपको ठीक है प्रोफेसर सिंह जी, आपके पास आऊंगा। राकेश यादव जी के पास चला। राकेश जी आपकी पहली प्रतिक्रिया, लेकिन चलिए राकेश जी आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को लगातार कमजोर कर रही है जब से 2014 में सत्ता में आई, और ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, और शिक्षा विरोधी लोग इसलिए लगातार शिक्षा को हमला कर रहे हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश और देश में प्रतिदिन स्कूल बंद हो रहे हैं, बताइए इनसे 10वीं और 12वीं का पेपर लीक हो जा रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कितनी शर्म की बात है कि इनसे 10वीं 12वीं के पेपर जो है नहीं बचा पा रहे हैं ये लोग। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम सशक्त कानून लाएंगे। हम तो अभी सर्च करके देख रहे थे कि जब 24 में कानून आप बनाए थे तो तमाम मीडिया में सुर्खियां कि ऐतिहासिक कानून बन गया, ऐतिहासिक कदम उठा सरकार का, अब इससे जो है कोई पेपर लीक नहीं होगा। फिर मैं तो कह रहा हूं कि आप कितने लोगों पे कार्रवाई किए, कौन जिम्मेदार पर्सन अब तक जेल के अंदर है आपके उस कानून में? आपको क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि फिर से संशोधन करना पड़ा खुद के कानून को? और अभी मैंने देखा कि आज पहली सुनवाई नेट पेपर सुप्रीम कोर्ट में था और इनके सीबीआई के वकील ही नहीं पहुंचे और सुनवाई टल गया। तो दुर्भाग्य यह है कि आपके कानून बनाने से समस्या का हल नहीं होगा जब तक नीयत साफ नहीं होगा, और नीयत आपके साफ नहीं है ये बात पूरा देश जानता है। आप किसी भी संस्था को आप तब सही कर सकते हैं जब आपकी नीयत साफ हो और जिम्मेदारी आप ले लीजिए कि जवाबदेही मैं हूं, और जब जवाबदेही तय होगा तब आप संस्था चला पाएंगे और संस्थान का उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो देख रहा था जी कि पहली बार ऐसी सरकार है कि बताइए बिहार में भगवा कलर कर दिया स्कूल को, बिहार में भगवा कलर करने में इनको बजट दे दिए, और नीति आयोग की रिपोर्ट कर रही है कि नंबर 1 पे बिहार है जहां शिक्षक ही नहीं है। ठीक है, स्कूल भगवा कलर कर दिया जा रहा है और शिक्षक है ही नहीं, तो फिर स्कूल में जाएगा कौन और पढ़ाएगा कौन? ठीक है, कैसे पठन पाठन की कार्य होगा? ठीक है, आप आएंगे तो आप हरा कर दीजिएगा। यहाँ तो रंगों का भी मतभेद हो गया है ना, रंग भी बदल गए हैं। आपके पास आऊंगा दोबारा से। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता विनोद सिंह मॉडल स्कूल उत्तर प्रदेश में बनाए थे। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश उन्होंने भी बहुत सारे मॉडल स्कूल बनाए, सारी सरकारें यही दावा करती हैं। आएंगे आपके पास में दोबारा से आएंगे। जरा विनोद सिंह जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विनोद, इस बीच हमें आपको एक और खबर बता दें, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। विनोद सिंह जी के पास चलते हैं। विनोद जी बताइए भाई, आप आपकी पहली प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार प्रदीप जी। एक सबसे गंभीर बात तो ये है, मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत गंभीर विषय है। इसमें हम ये कहें कि जाटव साहब क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है जी, स्थिति आप समझिए कि क्या है। 21 बच्चे जो नीट एग्जाम की वजह से अपनी जान दे देते हैं, हमारे देश के शिक्षा मंत्री आंदोलन के बाद रिजाइन करते हैं और जब सदन पहुंचते हैं तो नारे लगाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। ये तमाचा है उन परिवारों के ऊपर और देश के सभी बच्चों के ऊपर और उन सभी लोगों के ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम के लिए मेहनत कर रहे थे। मतलब ये तमाचा मारा गया है कि जहां 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी, वहां वो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देने के बाद संसद जैसे पवित्र स्थल पे आ रहे हैं
और उनका स्वागत किया जा रहा है। ये अरे भाई- भारतीय जनता पार्टी की नीति है जी। यहाँ सुन लीजिए, आप मैं बता रहा जी, हूँ, जी। यहाँ रेप करने वाले जब छूटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी माला पहनाती है। यहाँ पर शिक्षा में जो बच्चे अपनी जान दे गए, जान दी गई है, ये हंसने योग्य बात नहीं थी। और रही बात, इसके लिए भी नैतिकता के आधार पर सदन में उनसे सवाल करना चाहिए, जितने भी दल सदन में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सदन हो, पहला जवाब उनसे मांगा जाना चाहिए कि हमारे देश की दुर्दशा इंटरनेशनल लेवल पे कराई गई है। जिस व्यक्ति के ऊपर 21 लोगों की हत्या का मुकदमा चलने चाहिए, वो सदन में आकर के वाहवाही लूट रहा है। पहली बात। ठीक है। दूसरी ठीक है, बात विनोद आप जी। समझिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुन जी, लीजिए, जी जी एजुकेशन समय सिस्टम कम में है। बताता हूं। जी आप कानून में संशोधन करना चाहते जी। हैं तो पहली बात, जो भी पेपर लीक होता है, बच्चा जब उस एग्जाम के फॉर्म भरता है तो उसमें 400, 500, 1000 रुपए का फॉर्म फीस देता है। सरकार को सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि अगर कोई भी एग्जाम लीक होता है, कोई भी पेपर लीक होता है, तो कम से कम 10 गुना राशि उस बच्चे को वापस होनी चाहिए। चलिए। ये सारा का सारा मामला ठीक बात। पैसों से निर्धारित है। जब आपकी सुन सरकार लीजिए, बनेगी एक तो आप नहीं, व्यापारी- ठीक है भाई, समय कम है। नहीं, नहीं। विनोद जी समय कम है भाई, सब मैं- बाकी लोगों नहीं, को भी नहीं। चर्चा में शामिल करना है प्रदीप आपको। जी, आप अगर- जितना ना, समय दूसरे जितना को दिया समय उसको भी सबको उतना दिया जा रहा समय, है, उससे ज्यादा आपको जितना समय नहीं दिया। ठीक है भाजपा विनोद को जी, दिया जाएगा, जितना जी। समय कांग्रेस को दिया जाएगा, जी, जी। उतना समय दिया जाएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, जी। क्योंकि जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी, ये जी। लोग पैसा कमाने के बाद उस पैसे को अलग अलग बिघावों में यूज कर रहे हैं। ठीक है। मेरा ये मानना ठीक है विनोद जी, दोबारा इसमें से आपके पास मृत्यु दंड आऊंगा। जैसी- राहुल, मैं स्पेशली रोहित जी के पास जाऊंगा। विनोद जी ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे डिबेट नहीं चलती ना। रोहित अग्रवाल जी आप बताइए भाई, कह रहे हैं कि आप पूरे विश्व में बदनामी करा रहे हैं। विश्व के जो कॉन्सुलेट हैं, जहां देश के राजदूत हैं, वहां भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर के पूरे देश में तो हाहाकार मचा हुआ है, विदेशों में भी दिक्कत हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे उसके अंदर किस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति घुसे, ये पूरे देश ने देखा। किस तरीके से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, सब ने उसके अंदर अपनी रोटियां सेकने का काम किया। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जितने अराजक तत्व थे वो सब और सब राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, जिन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी, और उन सब को छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो राजनीतिक पार्टियों ने किया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। दूसरी चीज ये, आप किस हक से सदन के अंदर बवाल कर रहे हैं भाई? आपकी तो डिमांड में कहीं पे था ही नहीं कि शिक्षा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, वो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं क्योंकि आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं। विनोद जी ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। विनोद जी की आवाज डाउन कर दे, ऐसा नहीं चलेगा जी। अपनी बात पूरी देखिए, करिए ऐसा रोहित जी। है प्रदीप जी, हमारे में और बाकियों में जो विपक्ष में फर्क है वो साफ दिखाई पड़ रहा है भाई। हमने जिम्मेदारी ली, हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया, और वहीं पे आम आदमी पार्टी पंजाब में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि शिक्षा की साहब पर्चा लीक हो गया, जबकि 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पर्चा लीक हो गया। यही फर्क है हम में और इनमें, क्योंकि भाई कर्नाटक में भी पर्चा लीक हुआ, केरल में भी पर्चा लीक हुआ, झारखंड में भी पर्चा लीक हुआ, तो भैया वहां के शिक्षा मंत्रियों के भी तो इस्तीफे ले लो। वहां पे तो ये बात नहीं करेंगे, वहां पे तो इनका मुंह चिपक जाएगा। और किस तरीके से शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक था दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है प्रदीप जी। मतलब वही शिक्षा मंत्री शराब भी बेच रहा था, शराब की बढ़िया पॉलिसी बनाई थी उसने, जिसके अंदर पूरी की पूरी पार्टी भी जेल में गई। ये कह रहे हैं साहब पेपर का जो पर्चे का जो पैसा आता है वो देश के लिए काम आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो पैसा आता है वो देश के लिए काम आता है, वो शीश महल बनाने के लिए काम नहीं आता है। वो आम आदमी पार्टी की तरह 10 लाख रुपए की कमोट लगाने के लिए काम नहीं आता है। तो आपको दर्द तो होगा ही भाई। आप लोग तो खाली शीश महल और 10 लाख की कमोट की चिंता करते हैं। और एक बात साफ है कि हम चिंतित हैं अपने देश के भविष्य के लिए, हम चिंतित हैं जनरेशन जेड के लिए, और आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा आपने क्या किया है जनरेशन जेड के लिए, ठीक है, जो आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है रोहित और जी, वहीं पे जी रोहित जी आएंगे दोबारा से आपके पास। सुनील त्रिपाठी जी, आपने सारे लोगों को सुना। जी आपकी पहली प्रतिक्रिया जी। देखिए प्रदीप जी, मैं कई चीज डिबेट में सुन रहा था, कोई रंग बदलने बात कर रहा है। रंग बदलना, जिला बदलना, ये तो हर दल की राजनीति एक आदत बन गई है, कोई दल इसमें छूता नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में आया, किसी ने जिला बदल दिया, किसी ने रंग बदल दिया। और जो हमारे मित्र राकेश जी कह रहे थे कानून, अगर कानून नहीं होगा तो हमारी और आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं होंगी। राकेश जी, आप 501 आया,
समाज है। अब मैं नहीं कह रहा हूं किसी की कार्यकाल में रामराज आ जाएगा ना, मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे आप सरकार हो, या आने वाली कोई अन्य सरकारें हो, रामराज इस देश और प्रदेश में कोई नहीं ला सकता, न कहीं रामराज आ सकता है प्रदीप जी। कारण है कि समाज में व्यक्ति भी रहेंगे, अपराधी भी रहेंगे, अच्छे व्यक्ति भी रहेंगे। इसलिए कानून नहीं होता तो आज हम आप इस चर्चा भी नहीं करते होते। ये जो कानूनी बल पे आप भी बोल लेते हैं, हम भी बोल लेते हैं। दूसरी बात प्रदीप जी, अभी एक बात आपके प्रवक्ता ने बहुत अच्छी कही, मैं समर्थन करता हूं कि जिन बच्चों की फीस परीक्षा से पहले ली जाती है, अगर पेपर लीक होता है या पेपर नहीं होता है तो वास्तव में 4 गुना को देना चाहिए। सरकार इस पर भी विधेयक लाए। आप कहिए ना कि कानून बनाइए इसके लिए। अगर हम परीक्षा नहीं कराते हैं, दिक्कत होती है, तो ये सत्य है कि गार्जियन परेशान बहुत होते हैं। दूसरी बात, पास के सेंटरों में दूर भेज दिया जाता है। अगर सीतापुर को देखती है, कानपुर को देखती है, तो उसको बनारस भेज दिया गया। इतनी दूर भेजते हैं तो इससे गार्जियन प्रभावित भी होता है, नौकरी भी नहीं मिलती है। और पास होगा कि फेल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात में कहना चाह प्रदीप जी, एक सेकंड को दे दीजिए कि परीक्षा छात्रों की सारे दलों चिंता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षा एक समान होती है, शिक्षा अलग अलग होती है। आप कहिए ना ग्रामीण अंचलों से आएंगे उनके लिए अलग कोटा रहेगा, और जो कांग्रेस से आएंगे उनके लिए अलग कोटा होगा। एक परीक्षा एक साथ कैसे संभव हो पाती है, हम ग्रामीण अंचल में देखें, शहरों में देखें, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आदरणीय राहुल जी, आप विपक्ष नेता है, आपको चर्चा करनी चाहिए। एक नेशन, एक इलेक्शन, वन एजुकेशन। ठीक है, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। आपने अच्छा कहा कि जब पेपर लीक हो तो उसका 4 गुना वापस कर देना चाहिए। मेरा सवाल उससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के कि परीक्षा के लिए पैसा लिया ही क्यों जाना चाहिए? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। परीक्षा तो बच्चा तैयारी करके पैसा, अगर वो परीक्षा देने जा रहा है, उस परीक्षा के लिए भी वो पैसा दे, और उस परीक्षा में बैठने के लिए भी परीक्षा दे, उसमें भी पैसा दे। पेट, आपको पता ही उत्तर प्रदेश में पेट भी है। पहले किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए पहले पेट क्वालिफाई कीजिए, और पेट से निकल करके फिर आप उस पर्टिकुलर विभाग के एग्जाम में जाइए, वहां भी पैसा दीजिए। यानी कि कदम कदम पर युवाओं को पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा युवा लाएगा कहां से? जरा हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं। बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने। शांत प्रकाश जाटव जी, जरा बताइए कि ये कोई नया कानून तो है नहीं। कानून तो आपने खुद कहा कि पहले भी कानून बनाया, उसको और सख्त किया। ये कितना कानून पर कानून बनेगा और इसका रिजल्ट कब निकलेगा? कब भरोसा होगा लोगों को कि नहीं अब हमारा रिजल्ट, अब हमारा ये पेपर लीक नहीं होगा, अब ईमानदारी से सब होगा? और ये एक की बात नहीं है, ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं, राज्यों की भी सरकार है। उसमें जैसे राहुल जी ने का उदाहरण दिया, कर्नाटक का उदाहरण दिया, झारखंड, तमाम ऐसे राज्यों का उदाहरण दिया जहां पर विपक्ष की सरकार है। लेकिन शायद वो महाराष्ट्र की बात कहना भूल गए, शायद वो उत्तराखंड की बात करना भूल गए। तो वहां भी है पूरे उसमें भांग पड़ी हुई है, कुएं में भांग पड़ी हुई है। युवा कहां जाए? और जब वो आंदोलन करता है तो आप उसको बताते हैं कि ये जेनजी नहीं है, ये नाली का कीड़ा है। आपके सांसद ये बोलते हैं। बताइए भाई जाटव जी। देखिए विश्वकर्मा जी, क्या है, माफिया ये तो काबिज है हमारे शिक्षा तंत्र के ऊपर, और ये सर्वविदित है। वो माफिया जो कोचिंग माफिया जो बहुत कम फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाता है, मगर बहुत मोटे दाम में वो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सुन ले मेरी बात जाटव जी, उसको नहीं, आपको पूरा मौका दिया मैंने बोलने का। आप समय है सवाल जवाब का। ये जो कोचिंग माफिया पनपे हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जी कोचिंग सिस्टम ही कोई लागू है। जी आ रहा हूँ हाँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक एक कोचिंग सेंटर के पास में अपने हेलीकॉप्टर है पर्सनली। अरे भाई माफिया काम आप ऐसे कह के बच नहीं सकते जाटव जी। कोचिंग माफिया के पास में हेलीकॉप्टर है तो क्यों है? आपने उसको जब्त क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनो। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आप सवाल भी सुनो। अरे कहा तुम जो बीच में टोका टाकी ज्यादा नहीं क्यों नहीं करेंगे? सवाल तो सुनना ही पड़ेगा, सवाल सुनना पड़ेगा, सवाल सुनने की क्षमता रखिए। जी आ रहा हूँ सुनील जी, आपके पास आ रहा हूँ। बात को पूरा होने दो जी, बताइए। बात को पूरा होने दो जी। अब जो आज बिल आ रहा है इसमें प्रावधान किया गया है जो प्रदेशों में जहां पर भी कोई इस प्रकार के पेपर लीक होंगे वहां पर केंद्र सरकार जो है हस्तक्षेप करेगी और सीबीआई की जांच वहां पर की जाएंगी। अभी क्या प्रदेशों में तो एकदम बौखलाए नहीं। अब उससे क्या है कि जहां पर संरक्षण मिल जाता है
वो भी कंट्रोल में आएगा, और कहीं पर भी कमियां हैं उसको और मजबूत करना। अच्छा सुनिए जाटव साहब, आप सवाल सुन लीजिए, हो गई बात आपकी ना, आप जरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल अभी जो एजुकेशन की पॉलिसी है ना, एजुकेशन का जो मामला है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, आपको पता ही होगा। 3 लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, कॉन्करेंट की लिस्ट है। एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब स्टेट फेल हो जाता है तो सेंटर उसमें नियम बनाता है, वो तो पहले भी कर सकता था, उसमें नई बात क्या है? अब उसको कानून बना करके जी अब उसको शुरू किया जाएगा पेपर, ताकि जो है कहीं पर भी ये जो गड़बड़ियां हैं उस पर सीबीआई जांच हो। अरे पेपर लीक हो रहा सेंटर में, दोष दे रहे हैं आप लोग उसमें स्टेट को। अरे सुनो भैया, सुनो जी बताइए। ज्यादा क्योंकि ऐसे जो है ना, आप ही का समय खराब हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समय क्यों खराब हो रहा है? ये टाइम सवाल जवाब का है जी। हाँ तो टोकने का कम, सवाल का जवाब। अरे आप लंबा लंबा बोलेंगे, समय इतना ही हमारे पास ना सर, समय की सीमा है हमारे पास। ठीक है, बोल, टोकते रहो जी, टोकते रहो, ऐसे टोकते रहो। मैं कह रहा हूं कि जो पीछे जो कमियां थी जो नियम में, उसमें और सुधार किया जा रहा है ताकि वो कमियां जो है जिसके कारण से अपराधी बच पा रहा था बचे नहीं, इसलिए इसको और संशोधन करके लाया जा रहा है। जी ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि पहले वाला 100% परफेक्ट था, मगर पहले हमने शुरुआत करी, अब उसे और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। कितना समय और लगेगा ये देखेंगे, आपके पास आएंगे दोबारा। शाम तक हो जाएगा ना? नहीं, शाम तक मैं इस कानून की बात नहीं कर रहा हूँ। इस कानून के बाद में क्या सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये आप दावा कर सकते हैं? काम होगा। प्रभुशेख सिंह जी बताइए, कानून को और सख्त किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब इस तरीके से नहीं होगा, और ये कोई पहली बार तो है नहीं, पेपर लीक हुआ है। आपका 10 साल का उठा करके देखे, उसमें भी 22 पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक का तो रिकॉर्ड है इंडिया में ना। प्रभुशेख सिंह, चीजें समय के हिसाब से बदलती हैं, कि 10 साल में 22 और यहाँ 150 से ज्यादा जी। और अभी भी एक कानून बना रहे हैं 2 साल बाद, 2 साल पहले कानून बन गया, 2 साल बाद अभी इनको उसमें सुधार की जरूरत पड़ गई, रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ गई, क्योंकि शायद इन लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या बनाया था कानून, ऐसा क्या गलत बना दिया था इन लोगों ने। ऐसे वही अफसर, वही नेता, वही सब लोग रह गए, वही जगह, वही टेक्नोलॉजी, सब कुछ था। अरे भाई व्यवस्था तो आप ही लोगों ने खराब की ना, लंबे समय तक देश पर आपने राज किया, जो व्यवस्था खराब की उसको व्यवस्था सुधारने में उनको वक्त लग रहा है। नहीं तो सुधारने में वक्त क्या लगेगा, सोचा समझा कोई तरीके से बनाया हुआ तो उसका वक्त नहीं लगता ना, बस रातों रात नींद से उठे कानून बना देते, अभी भी वही कर रहे हैं। आप बताइए, कर्नाटक में आपकी सरकार है, पुरानी शराब नई बोतल में डाल के, नहीं आप ये बताइए, कर्नाटक में आपकी सरकार है, अरे मेरी सवाल सुन लीजिए आप भी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पर जो आपके यूपीसीएस के जो हेड हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा कि भाई भतीजावाद कर रहे, अपनी बेटियों को सब नौकरी लगवा दे रहे हैं। झारखंड में पेपर लीक हो गया, उसके जो इंचार्ज हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, ईडी ने उन पर उनके यहाँ रेड डाल दी, क्या कहेंगे आप? सर आरोप तो सारी जिंदगी लगते ही रहेंगे, पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप नहीं रहेंगे तो शायद राजनीति नहीं। अरे ये आरोप है कि पेपर लीक, अरे भाई आप ये इसको आरोप बता रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं और उसको आप आरोप बता रहे हैं? नहीं, अभी झारखंड में पेपर लीक हुआ कि नहीं लीक हुआ? सरकार भी तो एक है, पंजाब में पेपर लीक हुआ कि नहीं लीक हुआ? कानून बना रही है, वही स्टेट पे भी लागू करे उसको, किसने मना किया है? सख्ती से पेश आए। स्टेट में तो कानून बनाने की जिम्मेदारी आप पर है ना, जिसमें स्टेट बहुत सारे कानून है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में अंदर जाकर बदलाव लाती है, जी सख्ती से पेश आती है, तो इसमें क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, अरे किसने मना किया है? ठीक है, कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो सामने से खड़ा होकर कहेगा कि नहीं हमारे प्रदेश में ऐसा कानून मत लाइए जिससे कि पेपर लीक ना हो पाए? कोई नहीं बोलेगा, सब साथ में खड़े। स्टेट में तो कानून आप ही बना सकते हैं, पारदर्शिता नहीं है ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल सुनिए भाई, पढ़ लीजिए। स्टेट ये जो शिक्षा का विषय है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। स्टेट में कानून बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, कर्नाटक में कानून बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, झारखंड में कानून बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। राकेश यादव जी बताइए कहां जाकर के रुकेगा ये? 5 बार आपके यहाँ के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार मुलायम सिंह यादव जी रहे, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे, फुल फ्लेज की गवर्नमेंट रही, क्यों नहीं रोक पाए आप लोग ये?
हमारी सरकारों में आप बता दीजिए कि कितने पेपर लीक हुए? जी, कोई बता दे कि कितने पेपर हमारे सरकार में लीक हुए? आपकी सरकार में, उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार में सबसे बड़ा पेपर लीक हुआ पुलिस भर्ती का। अखिलेश यादव जी 12 से 17 में जब चीफ राकेश यादव जी, मैं बता रहा हूँ ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, बनाया था, सुन लिए सवाल। देश का पहला राज्य था जो उत्तर प्रदेश, आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। आपके रिजीम में 2012 से 2017 के रिजीम में सबसे बड़ा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था। ये सर पेपर लीक सब भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कोई तथ्य नहीं है, नहीं तो सीबीआई जांच करवा लेते, अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे जी। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से हट रही है, इसलिए आप बताइए शांत कुमार ये बताने से पीछे हट रहे हैं। और रोहित जी कह रहे हैं, रोहित अग्रवाल जी, कि हमने इस्तीफा दे दिया जिम्मेदारी लेते हुए, जैसे ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी पे लाठी नहीं चली, किसी पे जो है प्लेट गन नहीं चला, किसी पे 47 नहीं चला, बड़े आसानी से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये इन्होंने इस्तीफा ले लिया। ठीक है, आप सोचिए 21 बच्चे आत्महत्या कर लिए हमारे देश में। दुर्भाग्य है कि हमारे उस धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत जो है ताली बजा के हो रहा है। नहीं, वो गलत है और उसकी आलोचना हमारे सभी ने देश किया की है। नौजवान जनता। जी, आ रहा हूं आपके पास विनोद जी। जी ठीक है, राकेश जी आपके पास दोबारा आऊंगा। विनोद जी आप बताइए, पंजाब में पेपर लीक हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप मेरी बात सुन लीजिए प्रदीप जी। पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना सपा जी, ये बच्चों की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। हम देख रहे हैं उतनी देर से वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए। इनको पहली बात तो ये शर्म आनी चाहिए कि जेल जब गए तो सीबीआई ने इनको डांटा कि सबूत भी आप नहीं दे पाए। आप एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल के रखते हैं। आप स्वास्थ्य, वहां के शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को आप जब तानाशाही करते हैं तो लोगों को जेल में डाल देते हैं। फिर आपको खुद सीबीआई ने लताड़ा है, हमने नहीं लताड़ा है, किसी ने नहीं, सीबीआई ने लताड़ा। ये एक विषय हो गया। और रही बात पंजाब की, रही बात दिल्ली की, दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं है, बच्चों ने उनसे इस्तीफा छीना है। प्रधानमंत्री, पंजाब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं पंजाब पे भी। अगर पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो सदन में प्रधानमंत्री जवाब मांगे, जवाब देना पड़ेगा। और अगर विपक्ष या आम आदमी पार्टी जवाब नहीं देती है तो वो जाकर के पंजाब के मंत्री का इस्तीफा ले। मैं कह रहा हूं कैमरा, अगर खुद इस्तीफा दिला देना चाहिए। आप तो मॉरलिटी की बात करते हैं जी। ना ना ना, आप एविडेंस डालिए कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो नैतिक आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस हो, सपा हो, ये अच्छी बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भाई। बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, विनोद सिंह जी कह रहे हैं कि चाहे किसी भी सरकार हो और अगर पेपर लीक हुआ है तो उस मंत्री को जाना चाहिए। सुनील त्रिपाठी जी। प्रदीप जी, मैं विनोद जी को बहुत बहुत चैनल धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे भी नेता हैं जो अपनी पार्टी के व्यक्तियों पर भी इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ तो लोग बैठते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं। विनोद जी की 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और वर्तमान में ऐसे राजनेता मुझसे मिलते हो तो बातें करते हो। देखिए, ठीक है विनोद जी, सुनील त्रिपाठी जी को सुन लीजिए। जी सुनील त्रिपाठी जी, एक मिनट रुकिए, विनोद जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। सुनील जी एक मिनट रुकिए। हाँ विनोद जी अपनी बात पूरी करिए जी। बिल्कुल, आप देखिए, अगर भारत को विदेशी नीति है, भारत को अगर किसी भी देश के आगे निकलना है, चीन से टक्कर लेनी है, अमेरिका के बराबर जाना है, तो हमें अपना पूरा इकोसिस्टम बदलना होगा। हमें ये लड़ाई खत्म करनी होगी पक्ष और विपक्ष की। मैं आपको एक और घोटाला बता देता हूं, 2026 का धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई पैटर्न में अप्रैल में जब बच्चे नए सेशन में जा रहे थे तो 9th क्लास की पूरी बुक्स में पैटर्न चेंज कर दिया। पूरे भारत में सीबीएसई की, एनसीईआरटी की किताबें बच्चों की खरीद ली गई। सुन लीजिए, अरे कितना सुनेंगे भाई, सिर्फ आपको सुनने विनोद जी, बाकी के लोग भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करना है। इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अरे आप खुद जांच कराई ना, दोनों जगह आपकी सरकार रही, दिल्ली में आपकी सरकार रही, पंजाब में आपकी सरकार रही। आपको मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों लोगों को इस्तीफा मांगना पड़ रहा है? ठीक है, अरे ठीक है, हो गई बात। आप पंजाब में पेपर लीक हुआ तो साबित करिए। ठीक है, वो साबित हो चुका है, आपको पता नहीं है शायद विनोद जी, आप जानकारी लेकर नहीं बैठे। सुनील, अरे हो गया भाई विनोद जी, हो गई बात आपकी। सुनील त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए जी। सुनील जी, मैं बहुत कड़वा कहने जा रहा हूँ अपने विचारों में जी। राजनेताओं को कहा चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उत्तर प्रदेश में इतनी मोटी किताब छपाई थी
मायावती के कार्यकाल के 100 घोटाले मेरे पास रखा, मैं कहूँ तो दिखा दूं लाके आपको। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनमें एक ढांचा घोटाला जिसको मैंने भी लिखा था वो भी उसमें शामिल था। और यही भारतीय जनता पार्टी में यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूरी गैलरी लगा दी गई थी। किरीट तो मैं आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं। किरीट जी आते थे मुंबई से, सुनील जी, किरीट जी आते थे मुंबई से, हर रोज एक बुकलेट लाते थे आरटीआई से निकलवा करके। अब तो आरटीआई को भी कुंद कर दिया गया। जी अपनी बात रखिए। जी 100 घोटालों की किताब छपी, एक कार्रवाई को बता दीजिए। उसके बाद में उत्तर प्रदेश रिवर फ्रंट घोटाला इतना चर्चा में रहा, खनन घोटाला अखिलेश जी का बता दिए। सीबीआई आप पास में किसमें कार्रवाई हो, खनन घोटाले में कार्रवाई हो गई कि रिवर फ्रंट में हो गई। उसके बाद अभी राकेश जी कह रहे थे हमारी सरकार कार्यकाल में पेपर आउट नहीं हुआ है। भाई साहब, मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूं, मेरे आपकी से नेताओं से मधुर संबंध रहे हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उनके भी कार्यकाल में बोर्ड परीक्षाओं पेपर लीक हो गए। सिस्टम इस पे नहीं उठता है, सवाल उठता है प्रदीप जी, आसान नहीं कि उसमें राजनेता भी शामिल है, पुलिसकर्मी भी शामिल है और समाज के लोग भी शामिल है। जैसा ये काकस है, इसलिए इस काकस को देखने पर सारे पक्ष और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए। आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं कि जो इस तरह माफिया हैं उनके खिलाफ आप एकजुट हो जाइए, वहां राजनीति नहीं कीजिए, तभी ये माफियाओं का काकस ध्वस्त होगा, चर्चा होती रहेगी। आप राजनीतिक पार्टियों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो राजनीति नहीं करेंगे? राजनीति करने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई, राजनीति ही करेंगे। चलिए ठीक है जी, राजनीति करें, अच्छी बात है, बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति किसी लिए नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे आप तो जी। संत प्रकाश जाटव जी, आप बताइए भाई, फाइनल कमेंट आपका कि क्या आपको यकीन है, आप यकीन से कह सकते हैं कि अब इतने कड़े कानून बन गए कि अब पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, जिस तरीके से आज संशोधन विधेयक जो है परीक्षा प्रणाली पर जो रखा गया है, मैं मान करके चलता हूँ जिस तरीके से इसमें शर्तें हैं और जो मानक तय किए गए हैं, उसके बाद में शिक्षा प्रणाली में जो ये तमाम तरीके की जो नकल की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर अंकुश लगेगा। और मैं समझता हूँ कि सभ्य समाज को भी ध्यान करना चाहिए कि कहीं इस प्रकार की घटनाएं हों तो उस पर आवाज उठाने की भी आवश्यकता की अमुक इंस्टीट्यूशन जो है वो पेपर चोरी कर रहा है, क्योंकि पेपर चोरी करने वाला, जो प्रोवाइड करने वाला, खरीदने वाला, ये दोनों ही नहीं, साथ में हमारे बच्चों का भी भविष्य उसके कारण से जो है परेशानी में आता है। तो नहीं, आप ये ठीक है, आप क्या ये विश्वास दिला सकते हैं कि आइंदा पेपर लीक नहीं होगा? मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस कानून को संशोधन होने के बाद में काफी गिरावट आएगी, काफी बेहतर होगा शिक्षा व्यवस्था। चलिए, आपकी एक बात का जवाब दे दूं। आपने कहा नकल विरोधी कानून समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया था, और राजनाथ सिंह जी ने नकल विरोधी कानून बनाया था, वो इतना कड़ा कानून था कि छोटा सा बच्चा अगर उसके पास से पर्ची मिले या ना मिले हो रहा था जी, बच्चों को प्रदीप जी भविष्य बर्बाद हो रहा था। हाँ, जैसे इसमें नीट बच्चे आपस में लीजिए का भविष्य क्यों चौपट किया जाए? मुझे मालूम है, और मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ जी। क्या मुलायम सिंह जी ने उसको खत्म किया, उसको सुधार भी तो किया जा सकता था। अरे आप ये बता दीजिए मुझे, आप शांत प्रकाश जी, आप एक बात बता दीजिए, आपके घर का बच्चा अगर आपकी जेब से 10 रुपए ले जाता है तो क्या आप उसके खिलाफ FIR लिखा देते हैं? वही बात कह रहा हूँ कि अगर मुलायम सिंह यादव जी को लग रहा था जी, या उनके पास इस प्रकार की बातें आई जी, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। अब आप एक बात बताइए, नहीं, आप मुझे दूसरी बात बता दीजिए, समय कम है, माफ करेगा शांत प्रकाश जी, समय कम है, मुझे एक बात और बता दीजिए। कितनी देर में बात करूं? मुलायम सिंह जी के बाद में, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी के बाद में आपके तमाम और मुख्यमंत्री हुए थे, उन लोगों ने इसको लागू क्यों नहीं किया? मुझे तो ये बताओ कि उन्होंने खत्म क्यों किया? तो आपके मुख्यमंत्रियों ने लागू क्यों नहीं किया? हमने एक मिसाल शुरू की थी, हमने एक मिसाल शुरू की थी, हमने काम किया, कहावत है वहाँ क्यों नहीं खत्म हुआ? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ क्यों? और समाजवादी पार्टी के अलावा क्यों कांग्रेस ने नहीं बनाया? कांग्रेस बनाती, कांग्रेस ने तो पिछले 70 वर्ष में तमाम भी मंत्री बने और तमाम सरकारें भी बनी, उसके बावजूद उन्होंने कभी नहीं बनाया। चलिए ठीक है, हो गई। प्रवेश सिंह जी बताइए, आप अभी आप अगर संतुष्ट नहीं तो चर्चा में क्यों गए? चर्चा तो कर रहे हैं ना,
चर्चा करना अच्छी बात है और कोई ना कोई समाधान तो निकलेगा ही। अब क्या समाधान निकलेगा? देखिए, चर्चा में जाना, संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेना, ये समाधान की कोई गारंटी नहीं ले सकता जी। और रही बात उस सरकार की, जो सरकार 2 साल में अपने ही बनाए कानून को सही तरीके से नहीं चला पाती है, गड़बड़ कर देती है, बोलती गलती हो गई या सुधार करने की जरूरत है, इसका मतलब ये सरकार को अपने पर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने जो किया वो सही तरीके से अरे भाई, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती ना प्रवेश सिंह जी। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, इस कानून से भी कुछ नहीं होने वाला। कानून से भी कुछ नहीं होने वाला। राकेश यादव जी, आपके पास 20 सेकंड है, आपका फाइनल कमेंट। सरकार अपनी अगर नीयत साफ करे तो मैं समझता हूं कि इस कानून से समाधान हो जाएगा, मगर सरकार जब अपनी नीयत साफ करे और अपनी जवाबदेही तय करे जी। और जवाबदेही जिस दिन तय कर लेगी उस दिन मैं समझता हूं कि छात्रों में और नौजवानों में एक उम्मीद जगेगी और सिस्टम ठीक हो जाएगा। ठीक है, विनोद जी बताइए भाई, क्या लगता है कि रास्ता निकलेगा? देखिए जी बिल्कुल निकलना चाहिए। मेरा एक और मानना है कि इस बिल में एक चीज और लानी चाहिए कि आज के बाद जब ये बिल पास हो जाए, अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई भी पेपर लीक होता है तो बगैर कहे वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। पहली बात, बगैर कहे, मतलब कानून में अमेंडमेंट कर दीजिए। दूसरी एक बात और, जो लोग इसमें लिप्त पाए जाए उनके ऊपर भी मृत्यु दंड का केस चलना चाहिए, क्योंकि 21 बच्चों की जान गई है और जान की कीमत ऐसे नहीं होनी चाहिए। कानून इतने सख्त होने चाहिए कि 100 बार सोचे आदमी, जो पेपर लीक में संलिप्त पाए जाए सीधा मृत्यु दंड फास्ट ट्रैक में। मेरा विश्वास है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आगे एक भी पेपर लीक नहीं होगा और हर मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का। ये कानून का पार्ट होना चाहिए। विनोद जी, जब एक बड़ा कांड हुआ था रेप का और पूरा देश जग गया था, उस समय भी यही मांग हुई थी कि रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल है, मजाक क्यों गया है। मैं प्रदीप जी आपको बताता हूँ, अरे रुक जाइए, आज 13 साल की बच्ची के साथ 31 लोगों ने रेप किया और वो मुद्दा रुक जाइए विनोद जी, आप सवाल नहीं सुनते ना। दिक्कत ये है सवाल ये है कि आप लड़के आप क्या कर रहे हैं, रेप के बाद में उसको मार दे रहे हैं जिससे कि एविडेंस ही ना बचे। ये भी मुश्किल है ना। फाइनल सुनील त्रिपाठी जी, 20 सेकंड है आपके पास में फाइनल कमेंट जी। देखिए प्रदीप जी, बहुत अच्छा सवाल आपने भी किया है, लेकिन जिस तरह से पास्को एक्ट के नए कानून बने उनका प्रभाव भी समाज में दिखाई पड़ रहा है जी। बाकी चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, माफियाओं का अंत इस समाज से कभी नहीं होगा, इसलिए कि उनको संरक्षण देने वाले खाकी और खादी के लोग हैं और कोई संरक्षित वो कभी सकता किसी हैसियत भी नहीं है। और जो विरोध जी कह रहे हैं, अगर एक सेकंड विरोध जी बात में सहमत हूं, लेकिन राजनेता कैसे मंत्री विधायक बनेंगे, आदमी सोच खत्म हो जाएगा मेरे भाई। कैसे ये लाभ इस प्रदेश में अभी जांच कराई, एक तो विधायकों के ऊपर भी आरोप लगे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, सुनील त्रिपाठी जी माफ करिएगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो नया और मैं मेरे कहने मतलब नहीं समझ पा रहा है कि ये राजनेता कैसे टोकेंगे जब यही संलिप्त है उसमें कुछ लोग। ठीक है सुनील जी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कड़ा कानून, नया कानून बन रहा है उससे लोगों में भय व्याप्त होगा और जो ये माफिया हैं उन पर अंकुश लगेगा। लेकिन अभी हमें शिक्षा माफिया पर भी अंकुश लगाने की दरकार है, हमें कोचिंग माफिया पर भी अंकुश लगाने की दरकार है और ये उन पर रोक कब लगेगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात यही है कि कानून बन रहा है, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नाउम्मीदी नहीं करना चाहिए, उम्मीद पर कायम रहना चाहिए और उम्मीद कर सकते हैं कि अब शायद इतने कड़े कानून के बाद ये अब पेपर लीक नहीं होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया।